हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी क्लासेस ऑनलाइन। एबीसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्लांट्स में होती है और दो रिएक्शन होते हैं, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, पर वही एज यूजल कोई कमेंट्स आपके तरफ से नहीं आ रहे हैं। अब पता नहीं कि हमारी पढ़ाई में कहीं कुछ गड़बड़ी है या आप नहीं पढ़ पा रहे, ये तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन बहुत बुरा लगता है कि आप लोग किसी भी तरीके का कमेंट्स अभी तक नहीं कर रहे हो कि आप पढ़ रहे हो या नहीं। जब तक कमेंट्स नहीं करोगे तब तक हमें भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग आज नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो ये बहुत क्लियर है कि जो रॉ मटेरियल्स होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, उनमें कमी या ज़्यादा होने से फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा। ओके, तो द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस आर, कौन कौन से फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स हैं तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेन रॉ मटेरियल्स जो है वो वाटर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और क्लोरोफिल होते हैं। लेकिन उनके अलावा जो और दो मेजर वाइटल थिंग्स है which are necessary for the process of photosynthesis are, the main thing is sunlight and the temperature and water। sunlight, temperature and water। ठीक है, तो इन तीनों के अलावा, इन तीनों के बिना भी फोटोसिंथेसिस कभी नहीं हो सकता, बिकॉज सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच in the form of radiant energy excited the chlorophyll and the rate of photosynthesis initiate। ठीक है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। तो सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनके जो अमाउंट है उनके इंक्रीज और डिक्रीज होने पर किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का रेट इन्फ्लुएंस्ड होता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज वेरी नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो एग्जाम में आपको अलग अलग करके भी पूछता है और कभी कभी एक साथ भी पूछता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला जो है सनलाइट। सनलाइट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्लोरोफिल receives the sunlight in the form of radiant energy and become excited। ठीक है, तो अबाउट कितने परसेंट लाइट को जो है वो रिसीव करता है, तो अबाउट 2% ऑफ लाइट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। रिसीव करने के बाद ओनली 2% लाइट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिमाग में रखिएगा बात, for your exam, for your multiple choice question, only 2% is used in photosynthesis। okay, अब लाइट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, तो लाइट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विथ रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो लाइट के इंटेंसिटी और क्वालिटी दोनों में अगर किसी भी तरीके का वेरिएशन आ जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, तो लाइट किस तरीके से इफेक्ट करेगा, तो लाइट ऑलवेज इफेक्ट द फोटोसिंथेसिस विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। ओके, तो कैसे, एट लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो द at low intensity the rate of photosynthesis is low and at high light intensity the rate of photosynthesis is high। ठीक है, because the rate of sunlight is directly proportional to the rate of photosynthesis। but यहाँ पर रुकना है और थोड़ी बात को समझनी भी है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, लाइट का अपना स्पेक्ट्रम होता है जिसको विब्ग्योर हम लोग बोलते हैं, तो उस इंटेंसिटी के अनुसार लाइट का अपना स्पेक्ट्रम होता है। तो किस
लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ब्लू एंड रेड। अगेन आई रिपीट, द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ब्लू एंड रेड बिकॉज व्हाई? Because the chlorophyll absorbs maximum light in case of blue and red wavelength. Blue और red wavelength में क्लोरोफिल जो है सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। So the action spectrum of photosynthesis is blue and red. So the rate of photosynthesis is always maximum in रेड एंड ब्लू वेवलेंथ। ओके, लेकिन अब बात आती है कि ग्रीन लाइट में क्या होगा। ठीक है, तो इन ग्रीन लाइट फोटोसिंथेसिस इज ऑलवेज नेग्लिजिबल। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है जब भी पढ़ो किसी भी चीज को, तो उससे क्वेश्चन क्या निकलता है, इस चीज को अलग करते हुए, डिस्टिंग्विश करते हुए पढ़ना है कि द एक्शन स्पेक्ट्रम, द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन ब्लू एंड रेड लाइट। ओके, बट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नेग्लिजिबल इन ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, तो ये तो हुई सनलाइट की बात। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो जो इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, द नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था पिछले क्लास में कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और मैंने आपको बताया था कि ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। और ये जो है, जो भी साइक्लिक प्रोसेसेस हैं, ये जो है इनिशिएट होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करते हुए। ठीक है, दीज आर इनिशिएटेड बाय मेनी एंजाइमेटिक एक्शंस। बहुत सारे एंजाइम जो इसमें काम करते हैं, और एंजाइम का एक बहुत बड़ा गुण होता है, एंजाइम्स की एक स्पेशलिटी होती है कि एंजाइम जो है वो हमेशा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से एक्सीड कर जाते हैं तो क्या होता है, एंजाइम डीनेचर्ड कर जाते हैं। और अगर एंजाइम डीनेचर्ड कर जाएंगे तो रिएक्शन भी क्या होगा, रुक जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें। तो लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर इनएक्टिवेट्स द एंजाइम्स। ठीक है, बताया अभी मैंने कि द लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर इनएक्टिवेट्स द एंजाइम बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग the temperature up to certain limit, that is 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? ठीक है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो अगर हम टेम्परेचर को रखते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसको एक्सीड कर दे तो एंजाइम्स बिकम डीनेचर्ड। ठीक है, तो कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर बेस्ड होता है फॉर द रिएक्शन, फॉर द एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस या फॉर द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। तो द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज इन बिटवीन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अगर हम टेम्परेचर को रखेंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है बहुत अच्छे से हो सकती है। क्लियर? तो टेम्परेचर आपको याद रखना है कि टेम्परेचर हमको 40 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए इसको मैंने आपको समझा दिया। तो कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बड़ा जो रोल है इसी का होता है। मैंने पिछले क्लास में आपको क्लियर किया था कि डार्क रिएक्शन में किस तरीके से RuBp ने कार्बन को जो है वो एक्सेप्ट करके लास्ट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया था, ग्लूकोज का मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। तो CO2 इज
very important factor for the process of photosynthesis. So it is the major limiting factor. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सभी सोर्स में among the all sources of photosynthesis which become the limiting factor for the photosynthesis. So the answer is CO2. CO2 is major limiting factor. Increase in carbon dioxide concentration up to 0.05%. तो आप लोग को पता है कि यूनिवर्स में कितना परसेंटेज होता है कार्बन का, तो 0.03%. ओके, तो अगर कंसंट्रेशन 0.05% से एक्सीड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बढ़ जाए, तो क्या होगा? इट कैन कॉज CO2 फिक्सेशन रेट. जितना ज़्यादा CO2 मिलेगा, जितना ज़्यादा कार्बन की अवेलेबिलिटी होगी, उतना ही ज़्यादा वो फिक्स होता चला जाएगा कार्बन. तो ये जो CO2 फिक्सेशन जो है वो जब इंक्रीज करता है तो इट कैन बी टॉक्सिक टू द प्लांट एंड इट इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो अगर एक्सीड कर देंगे, 0.03% अवेलेबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हम इसका लिमिट एक्सीड कर दें और 0.05% कर दें, तो ये प्लांट के लिए टॉक्सिक होगा, प्लांट के लिए हार्मफुल होगा. इसलिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो रुक जाएगी. इट इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लास्ट सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वाटर. तो मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन में कि वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी because oxygen liberated by the photolysis of water. जब photolysis of water होता है, जब water break करता है in the presence of light, then the oxygen liberated. So it is the source of oxygen in light reaction. आप लोग सब पढ़ चुके हो इन सब बातों को. तो about 1% of water absorbed by a plant is used in photosynthesis. जितना भी वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसका मात्र 1% वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो है वो यूज करता है. लेकिन इसको हम लोग CO2 की तरह लिमिटिंग फैक्टर नहीं मानेंगे. इट इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर बट वाटर स्ट्रेस. अब देखो, ये लिमिटिंग फैक्टर हम नहीं मान रहे हैं. जिस तरीके से CO2 को लिमिटिंग फैक्टर हमने माना, कहा कि CO2 अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इट इज टॉक्सिक टू द प्लांट, so it inhibits the process of photosynthesis. But water is not a limiting factor. But if the amount of water increases in the plant, then it causes water stress. जब वाटर स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इट कॉज द स्टोमाटल क्लोजर. तो दबाव डालेगा. जब दबाव डालेगा तो क्या होगा? स्टोमाटल पोर्स बिकम क्लोज. जब स्टोमाटल पोर्स जो है वो अगर क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा? तो इट कैन रिड्यूस द CO2 अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लांट. और जब CO2 अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर जाएगी तो इट बिकम ऑल्सो रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर? तो इस तरीके से वाटर भी जो है वो किस तरीके से वाटर मात्र 1% लेकर वो फोटोसिंथेसिस करता है, और अगर इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा दी जाए तो क्यों और कैसे ये फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, ये आप लोग समझ गए. तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही. अब अगले क्लास में हम लोगों ने खाना प्लांट में कैसे बनता है, खाना बन गया. ठीक है, किन किन चीज़ों से खाना बनता है, कहाँ बनता है, सब कुछ हम लोग आज के क्लास में जान गए. आज के क्लास तक के टॉपिक में हम लोग जान गए. अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो लीफ, जो किचन ऑफ द प्लांट है, जहाँ पर खाना बन रहा है, वहाँ से किस तरीके से खाना ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. दैट इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट. हम लोग अगले क्लास में उसकी चर्चा करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय.